हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल क्रैक टेट में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम 2019 के 8 दिसंबर के फर्स्ट पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पेपर के पार्ट 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग सभी को पता है कि सीटेट में 5 सेक्शन होते हैं और 150 क्वेश्चन आते हैं। सभी सेक्शन में 30-30 क्वेश्चन होते हैं। तो हम सेक्शन वाइज डिस्कशन अपना शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि ये जो सीरीज चलने वाली है, ये हम 2011 से लेके 2019 तक जितने भी सीटेट के पेपर हो चुके हैं, हम उस पर ही बात करेंगे, उसको अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। और जहाँ पे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊँगी। तो इस तरीके से ये जो पेपर है 2019 का है और ये सेट ए है। इस तरीके से अब हम आगे चलते हैं, हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ की देखिए, जैसे कि ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सीडीपी का बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का ये जो पार्ट 1 में आता है, और आज हम इसके 10 क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन ऑफ डेवलपमेंट एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस। भाषा के अर्जन और विकास के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सर्वाधिक संवेदनशील अवधि के बारे में पूछा गया है। तो अब भाषा के अर्जन के लिए, लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए, जो कि जैसा कि हम सभी को पता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब होता है कि कोई भी लैंग्वेज जब हम नेचुरली उसको लेते हैं, नेचुरली अपने ग्रहण करते हैं, तो वो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और उन्होंने ये पूछा है कि कौन सा सबसे संवेदनशील पीरियड है, सबसे क्रिटिकल पीरियड है, कौन सा ऐसा पीरियड है जिसमें बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं लैंग्वेज को। तो इन्होंने इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है प्री नेटल पीरियड, दूसरा है अर्ली चाइल्डहुड, तीसरा है मिडल चाइल्डहुड और चौथा है एडोलसेंस। अगर हम हिंदी में बात करें तो पहला है जन्म पूर्व अवधि, दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा है मध्य बाल्यावस्था और चौथा है किशोरावस्था। तो हम पहले आंसर की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने अभी तक अपना आंसर सोच लिया होगा। जैसा कि हम इसका आंसर है अर्ली चाइल्डहुड। इस क्वेश्चन का आंसर होगा अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो और इसका आंसर ये प्रारंभिक बाल्यावस्था क्यों होगा? क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था जो उम्र होती है, एज होती है, वो 2 से 6 या 7 साल तक की उम्र होती है। और इस एज में बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, क्योंकि इस एज में बच्चे की जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है वो बहुत तेज़ी से काम करती है, बहुत तीव्रता के साथ काम करती है। दो 2 से 7 साल की उम्र में बच्चे जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से सीख जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम आगे आने वाली एज में लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे, लैंग्वेज हम सीख सकते हैं, लेकिन ये जो एक्विजिशन पीरियड होती है उसमें हमें एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो जो लर्निंग होती है, जो सीखना होता है, उसमें हमें एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो अर्ली चाइल्डहुड होगा। और उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। यहाँ पे मोरल डेवलपमेंट के स्टेज को पूछा गया है, प्रपोज्ड बाय लॉरेंज कोहलबर्ग। और इसका हिंदी अगर देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लॉरेंज कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो ये मोरालिटी से रिलेटेड जो थियरी है वो हम जैसा कि जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी को पता है कि जो मोरालिटी से रिलेटेड थियरी है वो थियरी लॉरेंज कोहलबर्ग ने दिया है। और इसमें ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी पूछ लिया गया है कि उन्होंने स्टेज के ही बारे में पूछ लिया गया है, उन्होंने स्टेज के बारे में ही पूछ लिया है। तो इसका अगर हम ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है लेटेंसी स्टेज, दूसरा है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथा है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी स्टेज। हम हिंदी में देखें तो लेटेंसी स्टेज को प्रसुप्ति अवस्था, दूसरा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तीसरा है मूल संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है उद्योग बनाम अधीनता की अवस्था। तो जैसा कि आप लोगों ने भी अब तक आंसर सोच लिया होगा और इन्होंने पढ़ा है, उन्हें ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। ये इसका आंसर होगा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसका आंसर होगा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध की अवस्था। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि लॉरेंज कोहलबर्ग ने अपनी जो थियोरी दी थी उसमें इन्होंने 3 स्टेज बताए थे। इन्होंने 3 स्तर बताए थे, 3 लेवल बताए थे, उसमें 6 स्टेज की बात की थी इन्होंने। और जो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन की जो स्टेज है वो लेवल 3 में आता है, और स्टेज 5 में आता है।
और स्टेज 5 में आता है। और इस जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास है, उसमें मेन बात ये होती है कि इसमें ये कहा जाता है कि जो कानून बनाए गए हैं वो अटल सत्य नहीं होते हैं। ये जो है वो लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं, ताकि लोग अपने जीवन को आसानी से जी सकें। और अगर इन कानूनों से, जो कानून समाज में है, उस कानून से समाज में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो उस कानून को बदला भी जा सकता है। ये लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। और उसके बाद अगर हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलें, तो जो ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम चलें, तो थर्ड क्वेश्चन जो है, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज एंड देन गर्ल्स। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक जो है वो प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है। किसी एक जेंडर पर जो टीचर है वो ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है? इसका अगर हम ऑप्शन देखें तो जेंडर बायस होना, और जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रेलिवेंसी, जेंडर कॉन्स्टेंसी। तो इसका हिंदी में देखें तो जेंडर पक्षपात हो गया, जेंडर पहचान हो गया, जेंडर संबद्धता हो गया, और जेंडर समरूपता हो गया। तो इसका आंसर, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इस तरीके के 4-5 क्वेश्चन सीटेट में आ ही जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो जेंडर बायस्ड होगा, जेंडर बायस होगा, जेंडर पक्षपात। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम एक जेंडर पर ज़्यादा फोकस करते हैं, अगर हम किसी एक जेंडर को ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ये जेंडर पक्षपात का ही एग्जाम्पल होता है। किसी एक जेंडर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना और किसी एक जेंडर को कम इम्पोर्टेंस देना, ये जेंडर पक्षपात का एग्जाम्पल है। और इसमें अदर ऑप्शंस देखें तो जेंडर की पहचान करना, जेंडर आइडेंटिटी तो ये है नहीं, जेंडर संबद्धता भी यहाँ पे है नहीं, और जेंडर समरूपता भी यहाँ पे नहीं होगा। तो अब चौथा आंसर ये है। और चौथा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, which of the following is an effective strategy to reduce children's gender stereotyping and gender role conformity? बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका की अनुरूपता को कम करने के लिए प्रभावशाली पद्धति के बारे में क्वेश्चन किया गया है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो इसमें क्या क्या पहला ऑप्शन है, डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। दूसरा है इन्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। तीसरा है जेंडर सेग्रीगेटेड प्लेज ग्रुप्स, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। चौथा है जेंडर सेग्रीगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा आंसर इसमें नहीं हो सकता। पहले तो सेग्रीगेशन जो है वो जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर रोल को कम नहीं कर सकता। कभी भी पृथक्करण जो होती है वो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को कम कभी नहीं कर सकता। तो ये दोनों ऑप्शन तो कभी होंगे ही नहीं। और फिर वो जो दूसरा ऑप्शन है, एम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल, अगर हम किसी का स्पेसिफिक रोल डिसाइड कर देते हैं, जेंडर का स्पेसिफिक अगर हम रोल डिसाइड कर देते हैं, तो वो भी जेंडर स्टीरियोटाइप को कभी कम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डिस्कशन। इसका आंसर होगा डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, जेंडर पक्षपात के बारे में अगर हम लोगों को बताएंगे, उन्हें जागरूक करेंगे, तो इससे जो है जेंडर रूढ़िवादिता कम हो सकती है। इस तरीके से इसका आंसर पहला होगा। अब हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरिस्ट वाइल विविंग चिल्ड्रन एज एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज, emphasizing the influence of social and cultural content on their thinking। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? जैसा कि हम सभी को पता है कि क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया था। जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें तो बहुत इजी लग रहा होगा, क्योंकि जहाँ पे हम सोशल एंड कल्चरल कंटेंट की बात करते हैं, जहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक विषय की बात करते हैं, वहाँ पे लिव वाइगेल्स की डायरेक्ट आंसर हो जाता है। लेकिन हम थोड़ा सा इसको डिस्कस भी करते हैं, क्योंकि जो संज्ञानात्मक विकास का लिव वाइगोत्स्की का सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत है, सोशल एंड कल्चरल कंटेंट है, जो इनकी थियरी है,
उसके अकॉर्डिंग ये कहना चाहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो सोसाइटी में रहकर ही सीखते हैं। सोसाइटी में रहकर ही जो सोसाइटी बच्चे होते हैं वो सोसाइटी में रहकर ही लैंग्वेज को भी सीख पाते हैं, और सोसाइटी में रहकर ही सारी चीज़ें बच्चे सीख पाते हैं। सोसाइटी से अलग बच्चे कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। और जो ये लेव वाइगोत्स्की हैं उनके अकॉर्डिंग दूसरों की मदद लेके और समाज में एक दूसरे से कोलैबोरेटिव लर्निंग की जा सकती है। और और समाज में रहकर ही हम सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और बच्चे जो होते हैं वो एक्टिव लर्नर होते हैं, और बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में समाज का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इस तरीके से अब हम छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, while working on jigsaw puzzle 5-year-old Najma says to herself, अपने आप से ही बातें कर रही है, where is the blue piece? No, not this one, darker one that would go here and make this so. This kind of talk is referred by Vygotsky as, ये भी Vygotsky से एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसका अगर हम हिंदी देखें तो जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की जो नजमा है स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की जो वार्ता है वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं। तो जो ये लड़की है वो खुद से ही बातें कर रही है। तो इसका ऑप्शन अगर हम देखें तो इसमें है प्राइवेट स्पीच। इसका जो ऑप्शन है प्राइवेट स्पीच हो गया, टॉक अलाउड हो गया, स्कैफ फोल्डिंग हो गया, एंड ईगोसेंट्रिक स्पीच हो गया। तो अगर हम एक एक ऑप्शन को कट करते हैं, व्यक्तिगत वार्ता हो गया, जोर से बोलना हो गया, और पाठ हो गया, और आत्म केंद्रित वार्ता हो गया। अगर हम इसको कट करते हैं तो ईगो सेंट्रिक स्पीच जो होती है वो जीन पियाजे से रिलेटेड है, ये तो होगा नहीं। और उसके बाद ये टॉक अलाउड, यहाँ पे जोर से बोलने की कोई बात नहीं की गई, तो ये भी आंसर नहीं होगा। उसके अलावा जो ये स्कैफ फोल्डिंग का तो यूज़ वाइगोत्स्की ने किया है, लेकिन स्कैफ फोल्डिंग क्या होता है, एक टेम्परेरी हेल्प होता है। तो यहाँ पे किसी टेम्परेरी हेल्प की बात नहीं की गई है। और उसके बाद बचा कौन सा, ऑप्शन ए। जैसा कि हम सभी को पता ही है, जो भी प्रिपेयर कर रहे होंगे उन्हें पता है, जिन्हें नहीं पता है वो अभी जान ले कि जो वाइगोत्स्की है उन्होंने 3 प्रकार के स्पीच की बात की थी। सोशल स्पीच सामाजिक वार्ता, प्राइवेट स्पीच व्यक्तिगत व्यक्तिगत वार्ता, और उसके बाद एक स्पीच होती है साइलेंट इनर स्पीच। इन्होंने एक साइलेंट इनर स्पीच की भी बात की थी। तो थोड़ी सी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो सोशल स्पीच होती है वो दो साल की उम्र में बच्चों में डेवलप होने लगती है। और जो सोशल स्पीच होती है वो एक्सटर्नली होती है। जो सोशल स्पीच होती है बच्चों में वो एक्सटर्नली होती है। और उसके बाद आती है प्राइवेट स्पीच की बात। तो प्राइवेट स्पीच जो होती है 3 साल की उम्र से बच्चों में डेवलप होने लगती है। और जो प्राइवेट स्पीच होती है वो बच्चे अपने आप से ही करते हैं, और अपने आप को डायरेक्शन देने के लिए करते हैं। अपने कामों को डायरेक्शन देने के लिए बच्चे अपने आप से ही बातें करते हैं। और जैसे ही जब ये जो साइलेंट इनर स्पीच होता है, जब जैसे ही बच्चे 5-6 साल की उम्र में आते हैं, 5-6 साल की उम्र में आते हैं, साइलेंट इनर स्पीच जो जो प्राइवेट स्पीच होता है वो साइलेंट इनर स्पीच में चेंज हो जाता है। और अब हम 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज वी नीडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका एग्जाम्पल है। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो रीइंफोर्समेंट, तो इसका आंसर होगा ही नहीं। और दूसरा कंडीशनिंग भी आंसर नहीं होगा। और तीसरा मॉडलिंग भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि बच्चा कुछ भी अनुकरण नहीं कर रहा, कोई भी यहाँ पे कंडीशन नहीं बैठाई जा रही है, कोई बच्चे को कोई रीइंफोर्समेंट भी नहीं दे रहा है। यहाँ पे प्रबलन, अनुबंधन और मॉडलिंग नहीं की जा रही है। यहाँ पे आंसर जो होगा, ये क्वेश्चन भी वाइगोत्स्की से ही पूछा गया है, और इसका आंसर होगा स्कैफोल्डिंग। थोड़ा सा मैं स्कैफोल्डिंग को डिस्क्राइब करती हूँ। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, एक टाइप का टेम्परेरी हेल्प होता है। स्कैफोल्डिंग जो होता है काइंड ऑफ टेम्परेरी, स्कैफोल्डिंग एक टेम्परेरी हेल्प होता है, जो कि बच्चों को तब दी जाती है जब बच्चों को ज़रूरत पड़ती है। स्कैफोल्डिंग क्या होता है कि जिस सेक्टर में बच्चे को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है उस सेक्टर में बच्चे जो होते हैं, जिस सेक्टर में बच्चे को हेल्प की ज़रूरत होती है उस सेक्टर में अपने से ज़्यादा जानने वालों से बच्चा हेल्प लेता है। और जब वो उन सारी चीज़ों को सीख जाता है,
तो वो खुद से ही उन समस्याओं का हल निकालने लगता है। उसके बाद हम 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर कैरेक्टराइज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे। जीन पियाजे निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे से भी देखिए क्वेश्चन आ ही गया के द्वारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो जीन पियाजे की जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो दिखा रहा है? तो इसका पहला ऑप्शन है हाइपो डिडक्शन रीजनिंग एंड प्रपोर्शनल थॉट। पहला ऑप्शन ये हो गया परिकल्पित निगमनात्मक पद्धति और साध्यात्मक विचार। दूसरा हो गया कंजर्वेशन क्लास इंक्लूजन संरक्षण और कक्षा समावेशन। तीसरा होगा डेफर्ड इमिटेशन एंड ऑब्जेक्ट परमानेंस अस्थगित अनुकरण और पदार्थ स्थायी। तो चौथा है कि मेक बिलीव प्ले एंड इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। तो चौथा हो गया प्रतीकात्मक खेल और विचारों की अनुत्क्रमणीयता। पहले तो हम इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में की विशेषता इसमें से कौन सी है? तो ये कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूजन। संरक्षण होगा इसका आंसर और संरक्षण और कक्षा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा संरक्षण और कक्षा समावेशन होगा। इस तरीके से हम चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि इसमें क्या जीन पियाजे की कितनी स्टेज है? तो 4 स्टेज है। जीन पियाजे की थियरी में 4 स्टेज होती हैं। पहला स्टेज जो होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज होता है। इनके स्टेज का पहला जो होता है वो होता है सेंसरी मोटर स्टेज होता है। सेंसरी मोटर स्टेज संवेदी गामक अवस्था होता है और जो दू और जिस और उसका एग्जाम्पल इसमें कौन सा है? पहले स्टेज का एग्जाम्पल है सेंसरी मोटर स्टेज डेफर्ड इमिटेशन एंड ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये पहले स्टेज का एग्जाम्पल है। और उसके बाद अगर दूसरा स्टेज जो होता है वो है प्री ऑपरेशनल। जो दूसरा स्टेज है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था उसका एग्जाम्पल इसमें से है ये चौथा ऑप्शन है। ये दूसरे स्टेज का जो एग्जाम्पल है प्रतीकात्मक खेल और विचारों के अनुत्क्रमणीयता जो है वो जीन पियाजे के दूसरे स्टेज का एग्जाम्पल है। उसके बाद जो तीसरा स्टेज है, जैसा कि उसका आंसर तो हम सभी को पता ही हो गया है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो एग्जाम्पल है वो कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूजन है। और उसके बाद जो चौथा स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और उसका एग्जाम्पल है परिकल्पित निगमनात्मक और साध्यात्मक विकास हाइपोथेटिकल डिडक्शन रीजनिंग एंड प्रपोर्शनल थॉट। और इस तरीके से हम 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पिगेटियन कंस्ट्रक्ट इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे की जो संरचना है उसका ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। पहला इसका ऑप्शन है स्कीमा हो गया। दूसरा है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अवलोकन अधिगम हो गया। तीसरा हो गया कंडीशनिंग अनुबंधन और चौथा होगा रीइंफोर्समेंट प्रबलन। तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे कि हम सभी को पता ही चल गया है, इसका आंसर स्कीमा होगा क्योंकि स्कीमा के बारे में बात जीन पियाजे ने ही संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में किया था। तो हम स्कीमा को अगर एक लाइन में स्कीमा को जानने की कोशिश करें तो स्कीमा जो होता है एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है। स्कीमा जो होता है एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे दिमाग में होता है और किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे माइंड में होता है। और इस तरीके से हम 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है प्राइमरी स्टेज ऑफ असेसमेंट का जो प्राइमरी स्टेज होता है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है असाइनिंग रैंक टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना। तीसरा है लेबलिंग स्टूडेंट्स एज पर दियर स्कोर, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। चौथा है मार्किंग पास और फेल इन द रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण करना। तो इसका
इसका पहली बात तो हम इसका असेसमेंट का मतलब जानने की कोशिश करें कि असेसमेंट का मतलब क्या होता है। तो असेसमेंट जो होता है एक प्रोसीजर होता है। असेसमेंट जो होता है एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम बच्चों की परफॉर्मेंस के डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिर उसके परफॉर्मेंस को रिव्यू देते हैं और फिर उसके परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए काम भी करते हैं। और इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर ये होगा कि अब विद्या संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन्स अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट। और इसका आंसर ये तीनों क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम श्रेणी अगर हम निश्चित कर दे रहे हैं, असाइन कर दे रहे हैं रैंक बच्चों का, तो ये असेसमेंट का कभी भी कोई भी प्राथमिक उद्देश्य नहीं होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। और उसके बाद विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर ही नामांकित करना भी इसका इसका लेबल लगाना बच्चों पर, ये भी असेसमेंट का उद्देश्य नहीं है। और उसके बाद रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करना भी असेसमेंट का प्राइमरी उद्देश्य नहीं होता है। इस प्रकार हम लोगों ने 10 क्वेश्चन आज डिस्कस कर लिए और आगे आने वाली वीडियोस में भी हम इसी तरह से क्वेश्चंस को डिस्कस भी करते रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि मेरे इस वीडियो से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो सकता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।